हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉलेजेबल यूट्यूब चैनल पर। आज साइंस का सेट नंबर 32 को करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तथा जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके पिछला वीडियो को देख ले। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच डैश होने की संभावना है। ठीक ना। जब कोई भी लिटमस जो है लिटमस को जो है जब लिटमस पर एसिड पड़ता है तो एसिड क्या करता है, ये नीले को लाल में बदल देता है, यानी ब्लू टू रेड कर देता है एसिड। ठीक। जब बेस पड़ता है लिटमस पत्र पर तो बेस क्या करता है, ये रेड टू ब्लू कर देता है, ये रेड टू ब्लू कर देता है। ठीक ना। आप देखिएगा क्या कह रहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है, यानी कि ब्लू को रेड में बदल दिया है। जिसका मतलब क्या हुआ, ये अम्लीय विलयन था। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, ये अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से हमेशा कम होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है। ठीक। अब देखिए इसमें 7 से कम जो होगा वही अम्लीय विलयन होगा। देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है कि इसका पीएच मान 6 होगा, क्योंकि एक अम्लीय विलयन है। ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि सही विकल्प के साथ खाली स्थान को भरें। तत्वों के गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार्य है, यह डैश का कथन। देखिए आवर्त सारणी के संबंधित में क्या क्या हुआ था, तो ये सबसे पहले देख लीजिए। आवर्त सारणी का इतिहास को जान लीजिए। क्या हुआ था इसमें कि सबसे पहले डोवेरिनर ने आया था। डोवेरिनर डोवेरिनर ने क्या किया था कि 1829 ईस्वी में ये तिर्यक नियम दिया था, यानी कि ट्राइड्स दिया था। ठीक। उसके बाद आया न्यूलैंड्स। ये न्यूलैंड्स आया था तो ये 1863 ईस्वी में ये अष्टक नियम दिया था। क्या दिया था, ये अष्टक नियम, जिसे हम ऑक्टेव रूल भी कहते हैं। जब मैनलिफ आया तो ये क्या किया था, ये 1869 ईस्वी में क्या दिया था, ये एटॉमिक वेट के आधार पर इसको सजाया था। आवर्त सारणी को जो है एटॉमिक वेट के आधार पर सजाया था। उसके बाद मोसले आया, तो मोसले ने 1913 ईस्वी में जो है ये क्या क्या था, ये परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था, यानी कि एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया था। एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया था। अब देखिए आप क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तत्वों के गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार हेतु यह डैश का कथन है। परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक वेट के आवधिक प्रकार से किसका कथन है, मैनलिफ का कथन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि मैनलिफ का आवर्ती नियम। चलिए अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में डैश तत्व उपस्थित होते हैं। ठीक। देखिए आवर्त सारणी में जो है टोटल 7 आवर्त होता है। ठीक ना। पहला आवर्त जो होता है, पहला आवर्त उसमें तत्व की संख्या 2 होता है, और दूसरा आवर्त जो होता है उसमें तत्व 8 होता है, और तीसरा आवर्त जो होता है उसमें भी तत्व 8 ही होता है, और चौथा आवर्त में तत्व 18 होता है, और पाँचवा आवर्त जो होता है उसमें तत्व भी 18 ही होता है, और छठा आवर्त में तत्व 32 होता है, और सातवां आवर्त में क्या होता है, तत्व 32 प्लस अधूरा होता है। 32 प्लस अधूरा होता है। ठीक। इसको याद कर लेना है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। देखिए हमको क्वेश्चन में क्या कहा है कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में, ठीक ना, ये चौथे आवर्त क्या है, चौथे आवर्त में कितना तत्व है टोटल, तो 18 तत्व है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है। देखिए तत्व का जो होता है पहला समूह यानी कि फर्स्ट ए, यह क्षारीय धातु कहलाता है। तत्व का जो दूसरा समूह होता है यानी सेकेंड ए, ये क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। तत्व का अगर वर्ग का अगर इसका तीसरा समूह यानी कि तीसरा वर्ग का समूह यानी 13वां वर्ग का जो होता है तत्व, वो बोरोन पे फैमिली कहलाता है, यानी कि बोरोन परिवार कहलाता है। जब ये 14वां वर्ग यानी कि फोर्थ ए होता है, ये कार्बन परिवार कहलाता है। जब ये 5 थे यानी 15वां वर्ग होता है तो ये जहरीला कहलाता है, और जब ये 6 यानी कि 16वां वर्ग होता है तो ये चेलोजन, और 7वां वर्ग यानी कि 17वां वर्ग यानी 7th ए होता है तो ये हेलोजन कहलाता है। जब 8th ए होता है, एक छूट गया 8 ए, या इसे हम 18वां वर्ग कहते हैं, ये क्या रहता है, तो इसमें रहता है अकिरिया गैस, यानी कि ये नोवेल गैस इसमें रहता है। तो ठीक। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है। दूसरा समूह देखिए, दूसरा समूह यानी कि सेकेंड है क्या कहलाता है, क्षारीय
मृदा धातु कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक अगर 17 है तो आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा। देखिए ये परमाणु द्रव्यमान 17 किसका होता है, परमाणु द्रव्यमान 17 जो होता है ये क्लोरीन का होता है। परमाणु द्रव्यमान 17 किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। देखिए क्लोरीन किस आवर्त में होता है, आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है। देखिए क्लोरीन जो होता है ये हेलोजन वर्ग में होता है। हेलोजन वर्ग में सबसे पहले फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन होता है। ठीक, तो वो क्रिया गैस में देखिएगा आप, यहाँ हीलियम होता है, यहाँ नियोन होता है और यहाँ क्रिप्टन होता है। ठीक ना। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है। देखिए इसका स्थान देख लीजिए किस केम्मा है, ये 17वां वर्ग हो गया। और आवर्त देखिए केम्मा है, क्लोरीन के बारे में पूछ रहा है तो पहला आवर्त ये हो गया, दूसरा आवर्त ये हो गया, नहीं तीसरा आवर्त में ये है। ठीक ना, क्या हो गया, तीसरा आवर्त और 17वां वर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन डैश आवर्त में होता है। ठीक ना, अब देखिए ब्रोमीन ये भी हेलोजन वर्ग का ही है। देखिए हेलोजन वर्ग में सबसे पहले होता है फ्लोरीन, तब होता है क्लोरीन, तब होता है ब्रोमीन, तब होता है आयोडीन, तब होता है एस्टेटिन। ठीक, जस्ट ये 17वां वर्ग का तत्व है। अब जस्ट इसके बगल में होता है 18वां वर्ग। 18वां वर्ग के तत्व जो होता है जितना भी वो सारा होता है वो क्रिया गैस। ठीक ना, सबसे पहले इसमें होता है हीलियम, तब होता है नियोन, हीलियम नियोन, उसके बाद होता है आर्गन, हीलियम नियोन आर्गन, उसके बाद होता है क्रिप्टन, फिर होता है जेनोन, जेनोन, फिर रेडोन होता है। ठीक, ये 18वां वर्ग का तत्व है। ठीक ना, यहाँ हमसे क्या पूछा है कि ब्रोमीन जो है आवर्त सारणी में होता है, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन डैश आवर्त में होता है। देखिए ब्रोमीन कहाँ है, यहाँ है, ये केमा आवर्त में है। पहला आवर्त ये हो गया, दूसरा आवर्त ये हो गया, तीसरा, यानी कि ब्रोमीन केमा आवर्त में है, तो ब्रोमीन है आपको चौथा आवर्त में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैस होता है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कौन सा ऐसा आवर्त है कि जिसमें केवल गैस होता है। देखिए आप आधुनिक आवर्त सारणी को देखे होंगे तो वो ऐसा रहता है। देखिए पहला आवर्त जो होता है इसमें दो तत्व ही मात्र होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम होता है। ठीक, एक हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम होता है। तो पहला आवर्त में क्या है, हाइड्रोजन भी गैस है और हीलियम भी गैस है, यानी कि सिर्फ एक ऐसा आवर्त है, पहला आवर्त ही एक ऐसा आवर्त है जिसमें कि सारा तत्व क्या है, गैस है। दो तत्व ही होता है, दोनों गैस ही, हाइड्रोजन हीलियम, तो इसका पहला आवर्त क्या हो जाएगा, सारा गैस हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे पूछता कि कौन सा ऐसा वर्ग है कि जिसमें कि सारा गैस होता है, तो सारा गैस होता है आपको 18वां वर्ग में। ठीक ना, 18वां वर्ग में, जिसमें कि सारा हेलोजन मतलब सारा होता है क्या, इसमें ओकीरिया गैस होता है। ठीक ना, इसमें होता है हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनोन और रेडोन होता है, सारा क्या है ओकीरिया गैस है, कि टोटल इसमें गैस ही होता है। अगर हमसे वर्ग पूछता तो 18वां वर्ग मारते, लेकिन यहाँ आवर्त पूछा है तो कितना होगा, पहला आवर्त, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है। मनुष्यों में जो निषेचन होता है ये होता है आपको फिलोपियन ट्यूब में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या जो है नर प्रजनन अवयव नहीं है, इनमें से कौन सा जो है नर प्रजनन अवयव नहीं है। देखिए अंडकोश की थैली ये तो नर प्रजनन का है ही। देखिए प्रोटेस्ट ग्रंथि ये भी है, डी वृषण ये भी है, लेकिन गर्भाशय ग्रीवा जो है ये नर प्रजनन का अवयव नहीं है, ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट है। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न है कि मासिक धर्म के कारण योनि में जो रक्त किस कारण से बहता है। योनि में जो रक्त बहता है वो गर्भाशय की परत के टूटने से बहता है। ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एफटीपी का विस्तार क्या होता है। एफटीपी का विस्तार होता है आपको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक ना, देखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि बर्फ का गलनांक बिंदु क्या होता है। देखिए बर्फ का जो गलनांक बिंदु होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में बदलते हैं तो ये हमें आता है 273 केल्विन। ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि एक ध्वनि तरंग की गति अगर 340 मीटर पर सेकेंड है, यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होती है। ठीक ना, देखिए आवृत्ति के लिए एक फार्मूला होता है, आप फार्मूला जानते होंगे, v बराबर एन लैम्डा। ठीक ना, यहाँ पर v जो है, v क्या है, यह है तरंग का वेग है v,
लेमडा क्या है, तरंगदैर्घ्य, और एन क्या है, आवृत्ति है। यहाँ हमसे क्या पूछा है, तरंग की आवृत्ति पूछा है, यानी कि एन का मान पूछा है। तो v बराबर एल लेमडा होता है, तो एन बराबर हम इसे लिख सकते हैं v बाय लेमडा, ठीक ना। यहाँ देखिए हमको 340 मीटर पर सेकेंड क्या है, ये v का मान दिया हुआ है, तो एन हमें निकालना है, तो v की जगह 340 मीटर पर सेकेंड रख देंगे। अब देखिए इसका तरंगदैर्घ्य कितना, 2 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए ये जो है मीटर पर सेकेंड में दिया है, तो इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में भी बदल लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये लेमडा हमको दिया है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इसको हम मीटर में बदलेंगे, तो इसमें 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 100 से भाग देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी 100 ऊपर चला गया। अब देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 17 दूनी 34, यानी कि 170 और 100 कितना हो गया आपको, 17,000 हो गया, 17,000, ठीक नहीं है, 2 जीरो यहाँ एक 3 जीरो, 17 पर यानी 3 गो जीरो, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, यानी 17,000 हर्ज होगा इसका आंसर। इसका आवृत्ति क्या होगा, 17,000 हर्ज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। देखिए वायु में ध्वनि की चाल जो होती है वो होती है 331 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य की गणना करें। इसमें हमसे लेमडा का मान पूछ लिया है, ठीक, यानी तरंगदैर्घ्य की गणना करें जिसमें कि आवृत्ति 200 हर्ज है, यानी कि एन हमें दे दिया है 200 हर्ज, और दिए गए माध्यम की उसकी गति 400 मीटर पर सेकेंड, यानी भी हमें दे दिया है 400 मीटर पर सेकेंड, और हमको लेमडा पूछा है, ठीक। देखिए यहाँ फार्मूला हम होता है कि v बराबर एन लेमडा, ठीक। यहाँ हमसे लेमडा पूछा है, तो लेमडा बराबर हो जाएगा आपको v बाय एन, ठीक ना। आप देखिए यहाँ v हमको कितना दिया है, 400 मीटर पर सेकेंड, तथा एन यानी आवृत्ति दिया है हमको 200। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 मीटर आ जाएगा, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ये भी इसी फार्मूला पर बनेगा, जैसे v बराबर एन लेमडा फार्मूला होता है, लेकिन हमको यहाँ पूछा है किसके बारे में, तरंगदैर्घ्य के बारे में। तो तरंगदैर्घ्य को इधर ले आएंगे तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, v बाय एन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि की तरंग की आवृत्ति बढ़ाई देनी, एन बढ़ाया जाए तो दी गई तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव है। जब हम एन बढ़ाएंगे यानी कि क्या हुआ, एक दूसरे का लेमडा जो है ये एन का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसको अगर हम एन को बढ़ाएंगे तो लेमडा क्या होगा, घटेगा। अगर इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा, लेमडा यानी तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, ठीक ना। यहाँ क्या कह रहा है कि आवृत्ति बढ़ाई जाती है ना, आवृत्ति को हम बढ़ाएंगे तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, घटेगा। तो तरंगदैर्घ्य घटेगा तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसकी तरंगदैर्घ्य की कमी आएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुदैर्घ्य तरंग में जो है कण संचरण की दिशा में डैश कंपन होती है। देखिए एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है, जो अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है ये हमेशा लंबवत गमन करता है, ठीक ना। अनुदैर्घ्य तरंग का ग्राफ देखिए ऐसा होता है, ठीक ना। ये जो है लंबवत गमन कर रहा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना है, ये लंबवत गमन कर रहा है। एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग हो गया, अब होता है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जो है हमेशा समांतर गमन करता है, समांतर दिशा में, ठीक ना। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण देखिए ध्वनि होता है, और अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण होता है आपको प्रकाश। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, अनुदैर्घ्य तरंग में जो कण जो संचरण की दिशा होती है क्या होती है, वो लंबवत होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंडों में क्या पहुँचते हैं, उसमें दोनों में क्या होता है, समान तापमान पहुँच जाएगा तो ऊष्मा संतुलन कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश जो है नग्नबीजी होते, ठीक ना। देखिए नग्नबीजी पौधा किसे कहते हैं, नग्नबीजी पौधा हम उसे कहेंगे जिसमें कि जड़, तना तथा फूल पत्ती पाई जाती है, लेकिन जो है बीज पर जो है उसमें आवरण नहीं बना रहता। इसमें जो जड़ भी पाया जाएगा, तना भी पाया जाएगा, फूल भी पाया जाएगा और पत्ती भी पाया जाएगा, लेकिन इसके बीज पर जो है आवरण नहीं होगा। इसका देखिए एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल होता है आपको पाइनस हो गया, चीर हो गया, स्प्रूस हो गया, एक और होता है सीगर, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि नग्नबीजी का कौन सा बात, देखिए इसका उदाहरण है पाइनस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
चलिए, ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख लें। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।